राजेश मदन सर, क्या यही कारण है जो दिनेश वोरा सर ने कहा कि सत्ता का डर है, सत्ता जाती हुई? धन्यवाद संजय। काफी हद तक मैं दिनेश जी की बातों से सहमत हूं और मुझे लगता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो आज की जो पार्टी है उसका जो मौजूदा स्वरूप है, उसका जो नेतृत्व है वो डरा हुआ है, भयभीत है। और भयभीत होने का कारण भी उसको पता है। लेकिन अब यह है कि 5 चुनाव जो सामने हैं उन चुनावों में उनके कारणों का, भय के कारणों का भी उसको पता है, जानकारी है, लेकिन अब वो खुद दूर नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको कहूं कि अब इन राज्यों में जहां चुनाव सिर पर हैं, हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बोई फसल खुद काट रही है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उनके अपने प्रादेशिक इकाइयां तक जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान जिम्मेदार है। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी दरअसल 2014 से अस्तित्व में आई है, उसको आप, एक तो मेरा निवेदन यह है कि अब इसको बीजेपी कहना छोड़ दीजिए। ये चुनाव में पंजीकृत एक पार्टी है जो 1980 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन अब ये वो तिरोहित हो चुकी है और 2014 के बाद से ये मोदी कांग्रेस है जो चल रही है। इसलिए कि इस पार्टी में अपने मूल कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों के दलों के नेताओं के लिए जगह है। जो लोग रूल कर रहे हैं वो अब उन्होंने अपने नए सिरे से इस पार्टी को गढ़ने रचने का एक प्रयास किया और उसमें वो कामयाब रहे। और लेकिन उसमें उन्होंने देखा नहीं कि जिस डाल पर वो बैठे हुए थे वो दरअसल उसी डाल को काट रहे थे। जैसे कि राजस्थान में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे पाल पोस रही थी, सींच रही थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 25-30 साल से इस यहाँ की पार्टी को पाल पोस रहे थे, और भी उनके साथ 2-4 नेता हैं जो अपने अपने इलाकों में, मान लीजिए कि इंदौर में सुमित्रा महाजन हैं, तो अलग अलग इलाकों के अलग अलग लोग हैं। उन सबको ताक में रखने का, जैसे छत्तीसगढ़ में है तो आप देखिए नंद कुमार साय, ब्रजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह। तो एक ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप मानसिकता पढ़ना चाहें भारतीय जनता पार्टी आला कमान की, तो जैसे वो एक प्रतिशोध की भावना के साथ इन प्रादेशिक नेताओं के सामने आया, प्रस्तुत हुआ। उसने राजस्थान में प्रधानमंत्री जी ने वसुंधरा राजे को अपमानित किया, मंचों पे अपमानित किया, उनके लोगों को शामिल नहीं किया, कमेटियों में नाम नहीं रखा, उनके लोगों को टिकट बहुत ही सीमित दिए, और अंततः जब हाथ पांव फूल गए तो लौट के बुद्धू घर को आए। जब वो जो तीर उन्होंने दूसरों पे चलाया, जब वो तीर उन पे उलट के खुद लगा, तब फिर उन्होंने वसुंधरा को भाव दिया। लेकिन अब मिट गया तो मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को उन्होंने सभाओं में अपमानित किया, उनकी योजनाओं का नाम नहीं लिया, किसी चीज भी। भाई वो 18 साल से अगर मुख्यमंत्री है और आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि आपको उसको कुछ तो श्रेय देना होगा। आपने उसको श्रेय नहीं दिया और उसको बेहद अपमानित किया। सम्मान चलिए ना दीजिए, उसको सम्मान मत दीजिए, श्रेय मत दीजिए, लेकिन अपमानित तो मत करिए। उमा भारती इस प्रदेश में नंबर 1 जनाधार वाली महिला है, और वो ऐसी जनाधार वाली महिला है कि वो खजुराहो से चुनाव 4 बार जीत के दिखाती है लोकसभा का, वो भोपाल से लोकसभा का चुनाव जीत के दिखाती है, वो केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी को हराती है, वो आपके उत्तर प्रदेश में झांसी से सांसद बन के आती है, वो चरखारी विधानसभा से जीत के आती है। तो आप उसको क्या कहेंगे?
जो जनाधार वाले नेता होते हैं उनको आप अपमानित करेंगे, उनको आप अपनी आशीर्वाद यात्राओं में नहीं रखेंगे, उनको आप पोस्टरों में नहीं रखेंगे, उनको आप उनके कहे गए लोगों को टिकट नहीं देंगे, उनको कहीं स्टार प्रचारक नहीं बनाएंगे, और अंततः बेचारी वो जब नाराज होकर अपने आध्यात्मिक प्रवास पे जाने वाली होती है तो फिर आप मना के लाते हैं और फिर अपमानित करते हैं, कहते हैं हम आपको इस हेलीकॉप्टर देंगे और फिर आप हेलीकॉप्टर नहीं देते हैं, अब वो घर में बैठी हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा संजय जी, छत्तीसगढ़ में भी यही है। बृजमोहन अग्रवाल साफ कहते थे कि आप मुझे काम तो दो, मुझे कुछ तो जिम्मेदारियां सौंपो चुनाव की, मैं आपको सरकार बना के दिखाता हूं बीजेपी की। रमन सिंह को पूछा नहीं गया, रमन सिंह कौन से कोने में पड़े हैं, कभी कभार अपने इलाके की 2-4 सभाओं में काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। नंद कुमार जो साय हैं, आदिवासी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मतलब जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। तो अर्थ मेरा कहने का ये है कि देखिए, पहले आपने सबको निपटा दिया, सारे लोग निपट गए, और अब आप जब जो भय, जिस भय की दिनेश जी ने बात की है, वो भय जो है अब उनको सता रहा है कि हार ना जाएं। जब ये भय सता रहा है तो फिर वो ऊट पटांग हरकतों पे उतर आए हैं, तमाम सारी चीजों पर उतर आए हैं जो बहुत लोकतांत्रिक नजरिए से स्वस्थ और नैतिक नहीं है। लेकिन अब ये है कि अब उन्हें उस स्थिति का सामना तो करना पड़ेगा, जो फसल आपने बोई है वो तो काटेंगे आप। तो मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, जब से मैं तो इसके जन्म से पहले से, मतलब जनसंघ के जमाने से और फिर जनता पार्टी और फिर जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से इनके रफ्तार को, इनके कवरेज को देख रहा हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधी भारतीय जनता पार्टी मनाए कि हाँ मेरी पार्टी हार जाए। ये मैं जिले जिले की बात कर रहा हूं आपको, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, जो सिद्धांतों के आधार पर, शुचिता के आधार पर राजनीति करने की बात करते हैं, वो बहुत दुखी हैं, हाशिए पर हैं, और वो मना रहे हैं कि पार्टी हार जाए, ऐसी कि ये सरकार नहीं हो। तो अब आप देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने बचे हैं, 6 महीने, और 6 महीने के बाद ये अगर जाएगी तो आपने अपने प्रादेशिक क्षत्रपों को तो मार डाला, आपने अपने क्षेत्रीय लोगों को, नेताओं को मार डाला, आपने उनको मिट्टी में मिला दिया, उनकी छवि को मिट्टी में मिला दिया, उनके ही लोगों के सामने अपमानित कर दिया। तो अब लोकसभा चुनाव में वो आपको कैसे सम्मानित होने देंगे। मैं एक ही उदाहरण पूछता हूं कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, आप बताइए लोकसभा चुनाव होगा तो लोकसभा चुनाव में योगी जी क्या मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए 100% तहे दिल से सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो यही उत्तर मध्य प्रदेश में है, यही उत्तर राजस्थान में है, यही उत्तर छत्तीसगढ़ में है, यही उत्तर हिमाचल या उन राज्यों में है जहां पे भी ये लगातार हारते आ रहे हैं। जी।